हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हूँ आपका दोस्त सीए मैनुद्दीन डगली। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ADT 1 फॉर्म होता है, जनरली जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है उनको विद इन 30 डेज ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन उनको एक अपना फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना रहता है जो उस प्राइवेट लिमिटेड का स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो वो इनकॉर्पोरेशन से लेके विद इन 30 डेज हमको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना रहता है। तो वो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद एमसीए की वेबसाइट पे हमको विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये एक फॉर्म फाइल करना होता है जिसका नाम है ADT 1। तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे ये ADT 1 को हम किस तरह फाइल कर सकते हैं और इसमें क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमको अपलोड करने रहते हैं, और आपको उसका फॉर्मेट्स चाहिए तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट अवेलेबल होगा, तो आप उसको यूज करके आप भी ADT 1 फाइल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले MCA वेबसाइट के होम पेज पे आ जाते हैं, और ध्यान रखिए आपको यहाँ पे अपना लॉगिन ऑलरेडी करके रखना है। तो सबसे पहले हम MCA सर्विसेज के टैब में जाएंगे। इसमें हमको कंपनी ई फाइलिंग में जाके जो फिफ्थ वाला ऑप्शन है जो कि है कंप्लायंस सर्विस, उसमें हमको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा जो कि है ADT 1 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमको सबसे पहले वो बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा। ऑब्वियसली वजह से मैंने आपको बताया कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके विद इन 30 डेज हमको ADT 1 फाइल करना है। तो इसलिए हमको जिस कंपनी का ADT 1 फाइल करना है उसका यहाँ पे हमको CIN नंबर डालना रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग उसका CIN नंबर डाल देंगे तो ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स फैच हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ उसके बाद कैसे होगा। मैंने ऑलरेडी एक ADT 1 फाइल रेडी करके रखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इस फॉर्म्स में जाऊंगा, हम लोग ने ऑलरेडी इसमें जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर रहता है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है उसमें ये CIN नंबर आया होता है। उसको आप जैसे ही आप पुट ऑन करोगे सारी डिटेल्स आ जाएगी, आपको डायरेक्टली नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब आता है कि वेदर योर कंपनी इज फॉलोइंग अंडर एनी क्लास ऑफ कंपनीज अंडर 139(2)। तो मैं आपको सिंपली ये बता दूं 139(2) जनरली एक बड़ी कंपनी इसके लिए किया जाता है कि जिसमें एवरी 5 years ऑडिटर्स को रोटेट करना पड़ता है। ठीक है, मतलब ऑडिटर्स चेंज करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अगर वो सेक्शन में आपका आता है तो आपको येस करना होता है, अदरवाइज नो। लेकिन जितनी भी स्मॉल कंपनीज होती है उनको जनरली शुरुआत में इनिशियल ईयर्स में उनका उतना टर्नओवर नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ पे वो फॉल नहीं करती है। इसलिए हम इसको नो ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वेदर कंपनी इज फॉलोइंग अंडर 139(2) हम लोग इसको नो कर देंगे। फिर आएगा कि नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आप ऑडिटर को कैसे अपॉइंट कर रहे हो, तो जनरली जो फर्स्ट 30 डेज में आपको अपॉइंट करना होता है, तो जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि फर्स्ट 30 डेज में AGM भी कंडक्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग विद इन 30 डेज में एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जाती है। उस बोर्ड मीटिंग में ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है, और वो जो फर्स्ट ऑडिटर है वो एज अ ऑडिटर वर्क करेगा कंपनी के लिए टिल फर्स्ट AGM, यानी जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी वहां तक वो ऑडिटर एलिजिबल होगा ऑडिट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग एकदम न्यूली कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इसलिए हम लोग वो ऑप्शन ले रहे हैं जिसमें आएगा कि फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो हमने वो ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद सी में पूछ रहा है कि वेदर ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड इन AGM। तो ऑब्वियसली जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये AGM वाला केस नहीं, इसलिए हमने इसको नो लिख दिया। ठीक है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आएगी 22 अगस्त। ये उस डेट है यानी कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने से विद इन 30 डेज हमको ऑडिटर अपॉइंट करना होता है इन बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो जिस दिन आपकी बोर्ड मीटिंग हुई उस दिन की यहाँ पे डेट आएगी। तो हमारे केस में 22 अगस्त को जब फ्राइडे था तो मीटिंग हुई थी, इसलिए मैंने ये डेट ली है, और यही डेट एक्चुअल मानी जाएगी कि ऑडिटर को हमने इस दिन अपॉइंट किया। फिर ऑडिटर क्या जॉइंट ऑडिटर है, काफी सारे बड़े कंपनीज में होता है कि 2 ऑडिटर्स रखे जाते हैं, तो हम लोग की इस केस में अभी एक ही ऑडिटर, इसलिए मैंने इसको नो किया है। ठीक है, और कितने ऑडिटर्स, तो जैसे आपने इधर नो कर दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि 1 ऑडिटर इज सिलेक्टेड। ठीक है, अब आता है कि ऑडिटर की कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पे ऑडिटर्स फर्म है और इंडिविजुअल भी है। आप अगर अकेले हो, प्रोप्राइटर हो, तो आपको इंडिविजुअल ही लिखना है। फिर उधर आप CA का मेंबरशिप नंबर आ जाएगा, CA का फुल नाम आएगा, एंड CA का जो भी पैन नंबर है वो आएगा। और यहाँ पे सिर्फ मैं CA की इसलिए बात कर रहा हूँ कि कंसिडरिंग आई एम CA, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड एडवोकेट कोई भी ये एप्लीकेशन आपकी कर सकता है, प्रोवाइडेड उनके पास वैलिड मेंबरशिप नंबर हो।
ठीक है। उसके बाद सीए का एड्रेस आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, सीए का एड्रेस आ जाएगा, ईमेल आईडी वगैरह। एंड सबसे मेन चीज यहाँ पे आती है कि कितने टाइम के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट होगी वो आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही आएगी, बिकॉज आप फर्स्ट ऑडिटर हो, तो फर्स्ट ऑडिटर की डेट वही आएगी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। तो हमारे केस में 25 जुलाई को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वहां की डेट आएगी। और वहां से जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, यानी कि मार्च, जो इमीडिएट मार्च आएगा वो होगा मार्च 26, तो उस पीरियड के लिए फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो वो ऑडिटर को अपॉइंटमेंट डेट आ जाएगी। फिर उसके अलावा पूछते हैं कि कभी एक और चीज कि आपको पता होगा कि अगर जनरली ऑडिटर्स है ना, कोई भी बड़ी कंपनीज में अपने क्लाइंट्स के अंदर जो उनकी कंपनीज है, जो उनके क्लाइंट्स है, वो अगर बहुत बड़े क्लाइंट्स होंगे तो मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट कर पाएंगे एक ही फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो वो एक सेक्शन छोटा सी बात करता है। तो उसमें ऐसा है कि क्या ऑडिटर वो विद इन 20 की लिमिट में आ रहा है, तो हमको इसको येस करना है। जनरली यहाँ पे ये येस की आता है। दूसरी एक और क्वेश्चन पूछता है पॉइंट नंबर एन में। पॉइंट नंबर एन में ये पूछ रहा है कि क्या इसके पहले कोई और साल के अंदर सेम ऑडिटर था या कहीं और किया हुआ था, तो हमको इस केस में नो आएगा। अगर वो ये जहाँ पे अगर हम लोग 1 लिख देंगे तो नीचे तुरंत ही डिटेल्स ओपन हो जाएगी, लेकिन हम लोग की केस में एक भी नहीं, इसलिए हम लोग 0 करेंगे ताकि ये सारे ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाए। दूसरा एक आता है ऑडिट कमिटी। क्या है अगर किसी कंपनी को ऑडिट कमिटी भी एलिजिबल होता है, एप्लीकेबल होता है, तो अगर जिस कंपनी में ऑडिट कमिटी बनी हुई है तो ऑडिट कमिटी को क्या रिकमेंडेशन उनका लिया गया था या उनसे पूछ के आपने ऑडिटर को रखा हुआ है, वो एक क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग की केस में तो ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे और यहाँ से हम लोग इसको सेव करते जाएंगे, बिकॉज काफी बार फॉर्म्स सेव नहीं होते, इसलिए हम लोग उसको 1-2 बार एक्स्ट्रा बटन पे क्लिक करके सेव कर ही देना है। देन हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे हम लोग के पास डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा अटैचमेंट। तो हम लोग बेसिकली 4 अटैचमेंट्स यहाँ पे डालेंगे। फर्स्ट आता है कंपनी का प्रपोज लेटर, यानी कंपनी चाहती है कि हम सो एंड सो ऑडिटर को हमारा स्टेट्यूटरी ऑडिटर बनाए। तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 01 प्रपोज लेटर, यानी वो फॉर्म कंपनी अपने सीए को भेजेगी, जो जिसको सीए बनाना चाह रही है उसको फॉर्म भेजेगी, हम आपको ऑडिटर बनाना चाह रहे हैं, आप क्या कंसेंट लेटर दो और वेदर यू आर एलिजिबल टू कंडक्ट द ऑडिट वो आप लेटर लिख के दो, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर आएगा कंपनी का। सेकंड एंड थर्ड, यानी कि यो सेकंड एलिजिबिलिटी, ऑडिटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एंड थर्ड इज ऑडिटर कंसेंट लेटर। ये दोनों लेटर ऑडिटर्स भेजेगा कंपनी को कि यस मेरा कंसेंट है, मैं आपकी कंपनी का ऑडिटर बनना चाहता हूँ। सेकेंड थिंग इज कि मैं एलिजिबल भी हूं एज पर कंपनीज एक्ट और मैं नॉट एलिजिबल नहीं हूं, ठीक है। ये जैसे में सर्टिफिकेट्स जो भी ऑडिटर अपनी प्रपोज्ड क्लाइंट को ये सर्टिफिकेट्स भेजेगा, उसके बाद जब बोर्ड मीटिंग होगी, जैसे कि हम लोग के केस में यहाँ पे 22 अगस्त को बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो उस बोर्ड मीटिंग में जो भी फैसला लिया जाएगा कि हमको सो एंड सो ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है, तो उसके बाद वो बोर्ड रिजोल्यूशन कंपनी भेजेगी वापस से ऑडिटर को। वो होगा 4th डॉक्यूमेंट कि हम आपको एज अ फर्स्ट ऑडिटर हम लोग का अपॉइंट करना चाह रहे। इस तरह बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट्स हमको अपलोड करने रहते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, अगर ये चारों डॉक्यूमेंट्स का आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको भी एक हेल्प हो जाएगी ये चारों डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट से, ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्टर इस फॉर्म, जो डायरेक्टर ने जिसने बोर्ड रिजोल्यूशन साइन किया हुआ है उसका हम लोग नाम यहाँ पे लिख के डेट वगैरह लिख देंगे बोर्ड रिजोल्यूशन की, और बेसिक उसका जो डायरेक्टर डिन नंबर होता है वो लिख के हम लोग इसको सेव कर देंगे। जैसे ही हम लोग इसको सेव करेंगे तो फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा और नेक्स्ट क्लिक करते ही हम लोग के पास ऑप्शन आ जाएगा सबमिट। और उसके बाद तो सेम फॉर्मेट है, एक बार सबमिट हो गया ना तो डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा। ये जो पूरा फॉर्म हमने भरा हुआ है ना, ये पूरा फॉर्म डाउनलोड होगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। और अभी जो हमने लास्ट में जिस डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ है उस डायरेक्टर की आपको डीएससी अटैच करनी है उस फॉर्म में और वापस अपलोड कर देना है। जैसे आप वापस अपलोड करोगे तो फिर पेमेंट की लिंक जनरेट हो जाएगी। पेमेंट में जनरली एडीटी 1 का पेमेंट अमाउंट है इस 300 रुपीज, जो कि फिक्स्ड अमाउंट है 300 रुपीज। और अगर आप बोर्ड रिजोल्यूशन के बाद अगर 15 दिन तक लेट फाइल किए तो वो 15 डेज का आपको एडिशनल 300 लगेगा। तो जनरली वो पेनल्टी का अमाउंट है, तो वो जनरली किसी के केस में ऐसा होता नहीं है। लोग इन जनरल केस सब लोग टाइम पे फाइल कर ही देते, लेकिन इन केस अभी कभी वो फाइल लेट होता है तो पेनल्टी ऑलरेडी आपको वेबसाइट पे दिख जाएगी, तो वो आपको सो एंड सो अमाउंट पे कर देना है और आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा डायरेक्टली। ये कोई भी
ऑफिसर्स के पास नहीं जाता है रिव्यू के लिए, ये डायरेक्टली यहीं पे अपलोड हो जाता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा कि ADT 1 कैसे फाइल किया जाता है, और मैंने काफ़ी कोशिश किया था कि आपको कम से कम टाइम में ये अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो बनाऊं कि कैसे ADT 1 फाइल किया जाता है। सो होपफुली आपको सीखने मिला होगा ADT 1 कैसे फाइल करते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। दिस इज योर CA मैनुद्दीन डगली साइनिंग ऑफ।